But do you know how what Pakistanis think of Dawood Ibrahim? What do they think? They think that he did a very good job against, because Indians in Gujarat they killed 3,000 Muslims. But do you accept that Dawood Ibrahim is hidden in Pakistan? I don't know. I wouldn't be able to confirm that. I don't know. मुंबई 12 मार्च 1993 दोपहर के 1:30 बजे। शहर अपनी रफ्तार में था। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भीड़ उमड़ रही थी। ऑफिसेज में लंच ब्रेक चल रहा था। सड़कों पर हॉर्न, आवाज, जिंदगी सब नॉर्मल था। और फिर एक नहीं, दो नहीं, लगातार 12 धमाके। मुंबई का दिल चीर दिया गया। 257 लोग मौत के हवाले, 700 से ज्यादा जिंदगी भर के लिए जख्मी। कुछ ही मिनटों में शहर जंग का मैदान बन गया। शुरुआत में पुलिस को लगा ये सरहद के पार से आया हुआ एक टेररिस्ट हमला है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कड़ियां जुड़ती गई और फिर सामने आया एक नाम, एक ऐसा नाम जो कभी इसी शहर की तंग गलियों में बड़ा हुआ था। एक कांस्टेबल का बेटा जिसने अपने ही शहर को कब्रिस्तान बना दिया। दाऊद इब्राहिम कास्कर। आज वो सिर्फ एक आदमी नहीं, एक परछाई है, एक भूत। कहते हैं वो कराची में कहीं छुपा बैठा है, महफूज, दूर। लेकिन सच ये है, मुंबई आज भी उसके नाम से कांप उठता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उसने ये सब क्यों किया। असली सवाल है, एक छोटा सा चोर इतना बड़ा कैसे बन गया कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश उसे ढूंढ रहे हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, 11 मुल्कों की पुलिस। हर कहानी एक सीड से शुरू होती है। इस कहानी का सीड था रत्नागिरी का एक छोटा सा गांव खेड़। एक सिंपल सा परिवार, बाप इब्राहिम कास्कर, मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल। आयरनी देखिए, जो आदमी पूरी जिंदगी कानून बचाता रहा, उसके घर में एक ऐसा बेटा बड़ा हो रहा था जो कानून को तोड़ने के लिए बना था। दाऊद इब्राहिम। डोंगरी की तंग गलियों ने उसे पाला। वही डोंगरी जहाँ रात को सिर्फ अंधेरा नहीं होता, स्मगलिंग, हफ्ता और अंडरवर्ल्ड की सांसें चलती हैं। शुरुआत छोटी थी, जेब काटना, छोटी मोटी चोरी, दुकानों पर हाथ साफ करना, और हर बार बाप उसे पकड़ता, पिटाई करता, लॉकअप में डाल देता। लेकिन दाऊद के लिए ये सजा नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, छोटा रहना नहीं है, उसे नौकरी नहीं, हुकूमत चाहिए। दाऊद वॉज नेवर अ टिपिकल स्ट्रीट ठग। उसका दिमाग एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करता था। वो समझता था सिर्फ डर से एम्पायर नहीं बनता, सिस्टम बनाना पड़ता है। 1970s का मुंबई, यहाँ असली पावर पॉलिटिशियंस के पास नहीं थी। सड़कों पर राज था पठान गैंग का। करीम लाला, हाजी मस्तान, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये सिस्टम थे। दाऊद ने उनके नीचे काम करना शुरू किया, ऑब्जर्व किया, सीखा और धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मुंबई की सड़कों को खून से भर दिया। और उस दिन एक कांस्टेबल का बेटा सिर्फ क्रिमिनल नहीं बना, वो अंडरवर्ल्ड का खिलाड़ी बन गया। अब सवाल ये नहीं था कि दाऊद क्या बनेगा, सवाल ये था वो कितना बड़ा बनेगा। अंडरवर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ गोली चलाना जानते हैं और दूसरे जो सिस्टम चलाना जानते हैं। दाऊद इब्राहिम दूसरी कैटेगरी में आता था। 1970s के आखिर तक उसने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर लिया था, डी कंपनी। उसके साथ था उसका सबसे करीबी आदमी, उसका सबसे बड़ा भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर। ये सिर्फ गैंग नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। हायरार्की, फिक्स्ड रोल्स, मंथली सैलरी, क्राइम अब धंधा बन चुका था। उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज था ओल्ड गार्ड का। हाजी मस्तान, करीम लाला, स्मगलिंग होती थी लेकिन एक कोड के साथ, खून खराबा कम से कम। लेकिन दाऊद के लिए कोड एक वीकनेस था, उसे चाहिए था कंट्रोल, और यही एम्बिशन सीधा टकरा गया पठान गैंग से। लेकिन दाऊद को ये नहीं पता था कि उसका ये राइज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत लेने वाला है। 1981 एक रात, प्रभा देवी का पेट्रोल पंप, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक गन्स निकली। पठान गैंग के शूटर्स ने शब्बीर को घेर लिया। अंधाधुंध फायरिंग, कोई वार्निंग नहीं, कोई डील नहीं। कुछ ही सेकंड्स में शब्बीर कास्कर जमीन पर गिर चुका था, खून से भीगी सड़क और एक भाई की लाश। दाऊद के लिए ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये पर्सनल वॉर था। उस रात एक भाई मरा नहीं था, एक डॉन पैदा हुआ था। उसने कसम खाई पठान गैंग का नामो निशान मिटा देगा। और फिर मुंबई ने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दिन के उजाले में गोलियां, पब्लिक प्लेसेस पर एग्जीक्यूशंस, एक एक करके पठान गैंग के लोगों को खत्म किया जाने लगा। सड़कें खून से रंग गई, पुलिस सिस्टम हिल गया था, लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, दाऊद रुक नहीं रहा था। और अब ये सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं था, ये एक टेक ओवर था।
कभी कभी भागना हार नहीं होता, स्ट्रेटेजी होती है। 1986 तक मुंबई पुलिस का प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था। दाऊद पर चार्जेस थे, शूट आउट्स, मर्डर, समाद खान का कत्ल। अब इक्वेशन सिंपल थी, या तो जेल या एनकाउंटर, और दाऊद जानता था वो इन दोनों के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए एक दिन वो गायब हो गया, ना कोई वार्निंग ना कोई नॉइज, बस एक साइलेंट एग्जिट, डेस्टिनेशन दुबई। मुंबई ने सोचा गेम खत्म, डॉन भाग गया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दुबई पहुंचकर दाऊद ने क्राइम छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसने उसको अपग्रेड कर दिया। डी कंपनी अब गैंग नहीं रही, एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुकी थी। गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग राउट्स, रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन, सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा था, रिमोट से। और यहाँ दाऊद ने अपना सबसे बड़ा मूव खेला, सीईओ मॉडल। हर आदमी का रोल फिक्स, चेन ऑफ कमांड क्लियर, सिस्टम इतना टाइट कि बिना दाऊद के भी मशीन चलती रहे। अंडरवर्ल्ड अब कॉर्पोरेट बन चुका था। दुबई में उसकी जिंदगी कुछ और ही थी। लग्जरी होटल्स, प्राइवेट पार्टीज, हाई प्रोफाइल लोग, बॉलीवुड के स्टार्स, क्रिकेट के कॉरिडोर्स, सब जगह उसकी पहुंच थी। लेकिन ये ग्लैमर नहीं था, ये इन्फ्लुएंस था। लेकिन इस चमक के पीछे एक चीज दाऊद को चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने मुंबई छोड़ दिया था, लेकिन मुंबई ने उसे नहीं छोड़ा। दूर बैठकर भी वो हर दिन अपने शहर को देख रहा था, कंट्रोल कर रहा था, और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नया ख्याल जन्म लेने लगा। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ पैसा या पावर के लिए नहीं था, ये पर्सनल था, आइडियोलॉजिकल था, और सबसे डेंजरस बात, इररिवर्सिबल था। वो प्लान जो दाऊद को सिर्फ एक डॉन नहीं रखेगा, उसे एक ऐसा नाम बना देगा जिसे दुनिया टेररिस्ट के नाम से जानेगी। 1993 मुंबई के लिए ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक जख्म था जो आज तक भरा नहीं। लोग आज भी पूछते हैं दाऊद ने ये क्यों किया, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है उसने ये कैसे किया। अंडरवर्ल्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब क्राइम और टेरर का निकाह हुआ। दंगे खत्म हो चुके थे, लेकिन गुस्सा जिंदा था, और उस गुस्से को डायरेक्शन दिया टाइगर मेमन ने, दाऊद का सबसे ट्रस्टेड आदमी। दुबई, एक क्लोज डोर मीटिंग, एक ही एजेंडा, मुंबई को हिला देना। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, बॉम्ब बनाने के लिए जो चाहिए था वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, RDX, अंडरवर्ल्ड की जुबान में काला साबुन। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये काला साबुन इंडिया के अंदर आया कैसे? क्या किसी ने रोका नहीं? फरवरी 1993, रायगढ़ का शेखाड़ी कोस्ट, रात का अंधेरा, समंदर की तेज लहरें, और उन लहरों के बीच कुछ नाव छुप छुप कर किनारे लगती हैं। वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी खड़े थे, कस्टम ऑफिसर्स। उन्हें रिश्वत दी गई थी। उन्हें बताया गया बॉक्सेस में चांदी है, लेकिन जब वो बॉक्सेस खुले, अंदर चांदी नहीं, मौत थी। 3000 किलो RDX, सोचिए 3000 किलो। इतना एक्सप्लोसिव एक शहर का नक्शा बदल सकता है। और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। लोकल लड़कों को क्वाइटली दुबई भेजा गया, और फिर वहाँ से पाकिस्तान। उन्हें सिखाया गया बॉम्ब असेंबल करना, टाइमर सेट करना, गाड़ियों को चलती फिरती मौत बनाना। फिर वो वापस आए मुंबई, और सबसे डरावनी बात, किसी को कुछ पता नहीं चला। मार्च 12, फ्राइडे, दोपहर 1:30 बजे, स्टॉक एक्सचेंज, एक जोर का धमाका, 28 स्टोरी बिल्डिंग हिल उठती है। लोग सोचते हैं अर्थक्वेक है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटों में 12 धमाके मुंबई के अलग अलग हिस्सों में। एयर इंडिया बिल्डिंग, सी रॉक होटल, जुहू सेंटर, हर जगह धुआं, खून, चीखें, एक प्लान्ड जलजला। पुलिस को लगा ये किसी फॉरेन एजेंसी का काम है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। वर्ली, एक लावारिस मारुति वैन मिली, अंदर AK-56 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स। पुलिस रजिस्ट्रेशन चेक करती है, और वहां से कहानी पलट जाती है। वैन रजिस्टर्ड थी अल हुसैनी बिल्डिंग के नाम पर, और वो बिल्डिंग किसकी थी? टाइगर मेमन। अब सब कुछ क्लियर होने लगा था, कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। टाइगर मेमन ऑलरेडी भाग चुका था, लेकिन वो पीछे छोड़ गया था एक ऐसा सबूत जिसने दाऊद इब्राहिम को हमेशा के लिए एक लाइन के उस पार खड़ा कर दिया। अब वो सिर्फ डॉन नहीं था, वो एक देशद्रोही था। और सबसे बड़ी बात, दाऊद ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती उसके एम्पायर की बुनियाद हिला देगी। दाऊद कराची चला गया, टाइगर मेमन गायब हो गया, लेकिन डी कंपनी मुंबई से गायब नहीं हुई, क्योंकि शहर में अब भी एक साया था, खामोश लेकिन हर जगह मौजूद, जिसका नाम था हसीना पारकर। नागपाड़ा का गोल्डन हॉल, एक पुरानी सी बिल्डिंग और उसकी एक छोटी सी खिड़की। कहते हैं उस खिड़की के पीछे बैठकर पूरा साउथ मुंबई कंट्रोल होता था। लोग उन्हें कहते थे हसीना आपा, लेकिन वो सिर्फ दाऊद की बहन नहीं थी, वो सिस्टम थी, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की गॉड मदर। लेकिन हसीना हमेशा से ऐसी नहीं थी, एक सिंपल हाउसवाइफ, एक नॉर्मल जिंदगी। उसका पति इस्माइल पारकर। फिर आया 1991, दिन के उजाले में अरुण गवली के शूटर्स ने इस्माइल को मार दिया। उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, एक औरत
का डर मर गया था। दाऊद ने बदला लिया, जे हॉस्पिटल शूट आउट, लेकिन हसीना के अंदर कुछ और ही बदल चुका था। अब डर उसकी आंखों में नहीं था, उसके नाम में था। और सबसे अजीब बात, हसीना ने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी किसी को खुद नहीं मारा, फिर भी पूरा शहर उससे क्यों डरता था। गोल्डन हॉल के अंदर रोज एक कोर्ट लगता था। बिल्डर्स, बिजनेसमैन, लोकल नेता सब आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, स्लम रीडेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, एक ही एड्रेस, आपा। उनका तरीका सिंपल था, नेगोशिएशन। लेकिन ये नेगोशिएशन टेबल पर नहीं होता था, ये मौत की दहलीज पर होता था। एक फोन कॉल और करोड़ के डील्स डिसाइड, एक सिग्नल और जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती। पुलिस बाहर खड़ी रहती थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सरकारी फाइल्स में उन पर कई केसेस थे, एक्सटॉर्शन, फ्रॉडरी, किडनैपिंग, लेकिन कोर्ट में गवाह ही नहीं होते थे, क्योंकि हसीना के खिलाफ बोलना सिर्फ एक औरत के खिलाफ बोलना नहीं था, वो दाऊद इब्राहिम को चैलेंज करना था। हसीना वॉज द इमोशनल हब ऑफ डी कंपनी। दाऊद कराची में बैठा था, लेकिन मुंबई उसके लिए हसीना देख रही थी। वो उसकी आंखें थी, उसके कान थी। 2014 जुलाई की दोपहर हसीना को अचानक सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस बार सिस्टम का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं था। हसीना आपा खामोशी से चली गई। उस दिन नागपाड़ा की सड़कों पर एक अजीब सी फीलिंग थी। कुछ लोगों ने सुकून की सांस ली, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि खाली जगह ज्यादा खतरनाक होती है। पावर वैक्यूम, और मुंबई का अंडरवर्ल्ड कभी वैक्यूम बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या हसीना के जाने के बाद डी कंपनी का मुंबई चैप्टर खत्म हो गया, या फिर पर्दे के पीछे अब भी कोई वही गेम खेलने वाला था? 1993 के धमाके सिर्फ मुंबई को नहीं तोड़ते, उन्होंने डी कंपनी को भी बीच में से फाड़ दिया। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम और दूसरी तरफ उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी छोटा राजन। वो राजन जो कभी दाऊद का दाया हाथ माना जाता था, उसका इन्फोर्सर, उसका ग्राउंड कमांडर, लेकिन अब वो उसका दुश्मन बन चुका था। राजन ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, मैं एक देशद्रोही के साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या ये सच में देशभक्ति थी या फिर ये पावर का गेम था? एक ही ऑर्गेनाइजेशन अब दो कैंप्स में टूट चुकी थी, देसी डॉन वर्सेस फॉरेन टेररिस्ट। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा वॉर जो सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इनके लोग थे वहां वहां गोलियां चलने लगी। टारगेटेड किलिंग्स, हिट लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशंस। मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा था, ये एक सिविल वॉर थी। दोस्त दुश्मन बन रहे थे और दुश्मन खत्म किए जा रहे थे। लेकिन इस पूरे केओस के बीच एक आदमी था जो बिल्कुल शांत था, दाऊद इब्राहिम। कराची में बैठा हुआ दूर से ये सब देख रहा था, ना घबराहट ना पैनिक, क्योंकि उसे एक बात पता थी कि सिस्टम अब भी उसके पास है। नेटवर्क उसका, पैसा उसका, और सबसे बड़ी बात, प्रोटेक्शन भी उसका। एक ऐसी प्रोटेक्शन जो उसे सिर्फ डॉन नहीं बनाती बल्कि अनटचेबल बना देती है। जब तक ये शील्ड उसके साथ है, ये वॉर उसे छू भी नहीं सकती। और शायद इसीलिए जब दुनिया के अलग अलग कोने में लोग मर रहे थे, दाऊद बस देख रहा था। 1980s 90s का बॉलीवुड, लाइट्स, कैमरा, ग्लैमर, सुपरस्टार्स, ब्लॉकबस्टर्स, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा था, एक ऐसी परछाई जो पर्दे पर नहीं दिखती थी, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल करती थी। सोचिए, जो हीरो स्क्रीन पर कानून के लिए लड़ता था, वही हीरो दुबई के एक होटल में एक वांटेड डॉन के साथ पार्टी क्यों कर रहा था? उस वक्त बॉलीवुड एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, पैसे की प्रॉब्लम। बैंक्स फिल्म्स को लोन नहीं देते थे, बिल्डर्स रिस्क नहीं लेते थे, तो फिर फंडिंग आई कहां से? दुबई, डी कंपनी। धीरे धीरे बॉलीवुड एक इंडस्ट्री नहीं रहा, एक सिस्टम बन गया। डी कंपनी ने उसे अपना मनी लॉन्ड्रिंग का एक चैनल बना लिया। काला धन अंदर, फिल्म बनती, टिकट बिकते, सफेद पैसा बाहर। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये कंट्रोल था। स्क्रिप्ट किसकी होगी, हीरो कौन होगा, म्यूजिक कौन करेगा। कभी कभी ये डिसीजंस डायरेक्टर्स नहीं लेते थे, फोन कॉल्स डिसाइड करती थी। दुबई के लग्जरी होटल्स, प्राइवेट पार्टीज, शारजा के क्रिकेट मैचेस, वीआईपी बॉक्स में बैठा दाऊद और उसके आसपास बॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरे। ये सिर्फ फोटोज नहीं थे, ये सिग्नल्स थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब नो बोलना इम्पॉसिबल हो गया। अगर किसी ने मना किया तो अंजाम क्या होता था? अंडरवर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री को एक मिल्किंग मशीन समझता था। एक्सटॉर्शन कॉल्स रूटीन थे, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई चेंज करो, एक्टर पसंद नहीं रिप्लेस करो। इट वॉज टोटल कंट्रोल। फिर आया एक दिन जिसने सबको हिला के रख दिया। अगस्त 1997 जुहू, एक मंदिर के बाहर गुलशन कुमार, म्यूजिक किंग, उन्होंने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से मना कर दिया, एक्सटॉर्शन देने से मना कर दिया, और फिर दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी गई। एक क्लियर मैसेज, अगर किंग नहीं बचा तो तुम कौन हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कंट्रोल
कंट्रोल का नेक्स्ट फेज और भी साइलेंट था। डी कंपनी ने एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान। फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसकी सीडीज मार्केट में होती थी। प्रोड्यूसर्स को नुकसान और प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधा कराची। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये इंडस्ट्री का पैरेलल सिस्टम था। आज बॉलीवुड कहता है वो अंडरवर्ल्ड से फ्री है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में सब खत्म हो गया या सिर्फ तरीके बदल गए हैं? कराची एक भीड़ भाड़ वाला शहर, लेकिन इस शहर की कुछ गलियों में एक खामोशी रहती है। कहते हैं यहाँ एक आदमी रहता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह महसूस होता है। लोग उसे कहते हैं शेख साहब। पाकिस्तान की सरकार सालों से कहती आई है दाऊद इब्राहिम यहाँ नहीं है, लेकिन झूठ की एक प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। यूएन रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस लीक्स, सब ने एक ही बात कही, वो यही है। क्लिफ्टन, नूराबाद, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये सिर्फ एड्रेसेस नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं, एक फोर्ट्रेस जहाँ पिछले 30 साल से दाऊद इब्राहिम जिंदा है। सोचिए, एक आदमी जिसने एक शहर को हिला दिया, वो खुद कैसे जी रहा होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं उसके पास मल्टीपल रेजिडेंसेस हैं, सिक्योरिटी, आईएसआई के एलीट कमांडोज। वो बाहर नहीं निकलता, ना पब्लिक अपीयरेंसेस, ना ओपन मूवमेंट। वो आजाद होते हुए भी कैद में है, एक गोल्डन केज में, सोने का पिंजरा। कभी उसकी मौत की खबर आती है, कभी बीमारी की, गैंग्रीन, किडनी फेलियर, पॉइजनिंग, लेकिन हर बार वो वापस आ जाता है, जैसे वो इंसान नहीं, एक मिथ हो। लेकिन दाऊद ने वहाँ सिर्फ पनाह नहीं ली, उसने अपनी जगह बना ली। 2006 उसकी बेटी मारूख, शादी होती है पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से। एक शादी और एक नया लेवल। लेकिन हर एम्पायर के अंदर एक कहानी होती है जो बाहर नहीं आती। दाऊद का इकलौता बेटा मोइन नवाज, रिपोर्ट्स कहती हैं उसने अपने बाप का रास्ता ठुकरा दिया। ना बिजनेस, ना डी कंपनी, वो एक मौलाना बन गया है, मस्जिद में पढ़ाता है। सोचिए, एक तरफ दुनिया का पैसा, पावर, डर, और दूसरी तरफ अपना ही बेटा जो आपको एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या सब कुछ जीतने के बावजूद भी दाऊद हार गया? दाऊद इज आइसोलेटेड नाउ। उसके पुराने लोग या तो मर गए हैं या उसके खिलाफ हैं। द डे ही स्टेप्स आउट ऑफ प्रोटेक्शन, he is finished। आज अगर हम दाऊद इब्राहिम की करंट सिचुएशन को इमेजिन करें तो कराची के उस बड़े घर में शायद वो अकेला बैठा होता है, पुरानी तस्वीरें देखता हुआ, डोंगरी की गलियां, मुंबई की बारिश। क्या उसे अपने पुराने घर की, पुराने दोस्तों की और पुरानी जगह की याद आती होगी? क्या उसे आज भी मुंबई की, डोंगरी की गलियों की याद आती होगी? क्या उसे अपने किए का पछतावा होता होगा? सवाल ये नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, सवाल ये है जब पूरी दुनिया को पता है कि वो कहाँ है तो वो आज भी आजाद कैसे है? डी कंपनी अब सिर्फ मुंबई का गैंग नहीं है, ये ग्लोबल नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो बॉर्डर्स, पासपोर्ट्स और कानून से ऊपर काम करता है। यूएन रिपोर्ट्स कहती हैं इसका टर्नओवर करोड़ों डॉलर्स में है। लेकिन सवाल है ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है नार्को टेररिज्म से। अफगानिस्तान के खेतों से निकली हेरोइन, इसी पैसे से टेरर फंडिंग होती है, नेटवर्क चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चेन कभी टूट सकती है, या फिर जब तक डिमांड है तब तक दाऊद भी रहेगा? 30 साल हो चुके हैं, कई सरकारें आई गईं, कई दुश्मन बने, खत्म हो गए, लेकिन दाऊद इब्राहिम कासकर आज भी एक सवाल है, वो जिंदा है या मर चुका है? वो पाकिस्तान में है या कहीं और? सच कहूँ तो ये सब सेकेंडरी है, असली बात कुछ और है। दाऊद ने सिर्फ क्राइम्स नहीं किए, उसने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा डीएनए जो आज भी जिंदा है। जब तक एक्सटॉर्शन कॉल्स आते रहेंगे, हवाला चलता रहेगा, रियल एस्टेट पर भाई का साया रहेगा, तब तक दाऊद खत्म नहीं होगा। हो सकता है वो आदमी मर जाए या मर भी गया होगा, लेकिन आइडिया जिंदा रहेगा, और शायद यही सबसे डरावनी बात है। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।